कल देखिए भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जाएगी। सीएमआर में बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियां और संभावित घोषणाओं पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां भजनलाल कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है, जहां साथ ही सीएमओ में कल कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियां और संभावित घोषणाओं पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए भजनलाल कैबिनेट की बैठक है वो कल यहाँ पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि सीएमओ में कल यह बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों और संभावित घोषणाओं पर भी कल चर्चा हो सकती है। तो देखिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक बुधवार 19 नवंबर साल 2025 को यहाँ पर शाम 4 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी और इसके तुरंत बाद 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो देखिए राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां सीएमओ में कल कैबिनेट की बैठक होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तमाम जो मंत्री है राजस्थान सरकार के वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए भजनलाल शर्मा कल कैबिनेट की बैठक लेंगे, जिसमें भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जाएगी। सीएमओ में यह बैठक होगी। साथ ही सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियां और संभावित घोषणाओं पर कल यहां पर चर्चा हो सकती है। तमाम अधिकारियों को यहां पर कार्यसूची जारी कर दी गई है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल यहां कैबिनेट की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। सीएमओ में कल बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियां और संभावित घोषणाओं पर भी कल भजनलाल कैबिनेट यहां पर चर्चा कर सकती है। तो देखिए राजधानी जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल होनी है। सीएमओ में होगी ये कैबिनेट की बैठक। सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों और संभावित घोषणाओं पर कल चर्चा कर सकती है भजनलाल कैबिनेट। तो देखिए तमाम मंत्री और अधिकारियों को भी यहां पर निर्देशित कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अमनिंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनिंदर, देखिए कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। 2 साल की उपलब्धियां और संभावित घोषणाएं हो सकती है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल। ये कैबिनेट की बैठक लंबे समय से प्रस्तावित थी। पिछले बुधवार भी इसके लेकर संभावना जताई जा रही थी, परंतु अब क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो बदले जा रहे थे, तो इसके कारण से इसको जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब कल जो है बैठक होने जा रही है। नए मुख्य सचिव भी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और इसमें एक तरफ जहाँ नए मुख्य सचिव जो है वो प्रदेश के जो विकास प्लान है उसके साथ मुखातिब होंगे, वहीं तमाम जो कैबिनेट में लंबित मसले चल रहे हैं उन सब पे भी चर्चा होगी। एक मुख्य जो है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो काफी समय से लंबित है, जिसका ड्राफ्ट बन चुका था, उस पर जो आपत्तियां भी मंगा ली गई थी, परंतु बावजूद उसके कुछ छोटे बदलावों के लिए वे रुकी हुई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी जो है उसकी घोषणा हो सकती है। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 सितंबर को मनाने जा रही है राजस्थान सरकार, जिसमें निवेश को लेकर विशेष जोर रहेगा। तो ऐसे में जो है कल कैबिनेट का उससे भी जुड़े हुए जो मसले हैं उन पे भी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो अन्य विषय हैं गत दिनों आए हैं उनको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। सवाल है कि क्या पोस्टिंग और ट्रांसफर को भी लेकर इस भजनलाल कैबिनेट में क्या कल चर्चा होनी है? देखिए, जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक पॉलिसी बनाने की चर्चा लंबे समय से होती आई है। सरकार इस पर चर्चा होती रही है कि एक तबादला नीति होनी चाहिए, ट्रांसफर की पॉलिसी होनी चाहिए और उसके हिसाब से नियमित रूप से तबादले किए जाने चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की रुचि नहीं रहती, क्योंकि ये एक बड़ा तरीका है जिससे सरकार अधिकारियों को नियंत्रित करती है। तो ऐसे में इसके ऊपर नीति बनाने में किसी भी सरकार की रुचि नहीं दिखाई दी है। हालांकि समय समय पर वह इसको लेकर चर्चा करते रहे हैं। तो तबादला नीति को लेकर कोई फैसला होना यहाँ पर मुश्किल दिखाई देता है। एक चिकित्सा नीति को लेकर जरूर यहाँ पर चर्चा हमारे को देखने मिल सकती है जाहिर तौर पर। परंतु जहाँ तक संभावना है, मुख्यतः इस कैबिनेट का जो जोर है वह प्रदेश के अंदर जो है निवेश के अनुमुखी कार्यों को बढ़ावे के लिए रहेगा। अमरिंदर, एक और मेरा सवाल है, कल देखिए जिस तरह से भजनलाल सरकार ने एसआई भर्ती को लेकर यहाँ पर याचिका दर्ज की, उसको भी लेकर क्या कल चर्चा होनी है? जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने व्यापक तौर पर चर्चा करी और जाहिर तौर पर
जो मंत्री कैबिनेट है उनके साथ भी इसको साझा करके ही सरकार ने अपना पक्ष वहां पर रखा है। ऐसे में अभी जो है उस पर कोर्ट का बयान आना बाकी है, तो कैबिनेट स्तर पर उस पर और अधिक चर्चा की फिलहाल हमारे को यहाँ पे संभावनाएं कम दिखती है। परंतु जाहिर है कि अगर कैबिनेट के बाद सरकार जो है मीडिया के मार्फत जनता से मुखातिब होती है, तो कैबिनेट में उपस्थित सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वह इस विषय पर भी अपनी जो राय है या कैबिनेट की जो संयुक्त राय है वह जनता के सामने रख सके। पर कैबिनेट के अंदर उस पर पृथक से चर्चा करने का कोई औचित्य यहाँ पे दिख नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमनिंदर आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है, सीएमआर में यह बैठक आयोजित की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कल 298 साल आज पूरे हो चुके हैं। लगभग 3 शताब्दी पहले 18 नवंबर 1727 को राज्य के इस गुलाबी शहर को निर्माण आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर करवाया था। शहर का स्वरूप उनकी पारदर्शी सोच को भी यहाँ पर झलकाता है और इसी झलक का आज हर परिचर ऐतिहासिक इमारतें और शाही किलों के साथ ही बाजारों में देखी जा सकती है। यह शहर भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है और इसी वजह से दुनिया का पहला सुनियोजित शहर भी यहाँ पर माना जाता है। शहर का ग्रिड पैटर्न, चौड़ी सड़कें और 9 वर्गाकार ब्लॉक से इसे अनोखा बनाता है। साथ ही राजधानी जयपुर का निर्माण न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि ये विज्ञान और ज्योतिषी के प्रति भी सवाई जयसिंह के लगाव का भी यहाँ पर दर्शाव दिखाता है। इसके खास तौर पर बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य की सेवाएं भी यहाँ पर ली गई थी। साथ ही विद्याधर ने हिंदू वास्तुशास्त्र और भारतीय निगम नियोजन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शहर का यहाँ पर डिजाइन तैयार किया था। राजधानी जयपुर का जंतर मंतर इसकी नायाब मिसाल है और ये एक खगोलीय वेधशाला है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से भी शामिल किया गया है। करौली से खबर है, जहां करौली जिला मुख्यालय पर स्थित हेरिटेज होटल में ठहरे फ्रांस के पर्यटक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक चाटवोट फर्नांडिस जो फ्रांस के एल्बी का निवासी है, वह अपनी पत्नी और एक अन्य महिला साथी के साथ करौली घूमने आया था। जानकारी के अनुसार देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और होटल प्रबंधन और परिजन उसे करौली अस्पताल लेकर यहां पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की संदिग्धता मानते हुए मृतक के पत्नी ने कोतवाली थाने में एफआईआर तक यहां पर दर्ज करवाया और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां हिंडौन रोड रेलवे फाटक पर दिन भर लगने वाले भारी जाम से लोग परेशान हैं, जबकि लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज अभी तक भी शुरू नहीं हो सका है। ये फाटक जयपुर, आगरा, भरतपुर, दिल्ली, अलवर और उत्तर प्रदेश आने जाने वालों के लिए प्रमुख मार्ग है, जहां दोनों ट्रेनों की लगातार आवाजाही के कारण फाटक अधिकतर समय के लिए बंद रहता है। आपातकाल हालत में भी हो या फिर रोजमर्रा के काम या यहां तक लोगों को घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है और बड़े वाहनों तक निकलने में यहां पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रेलवे अपना हिस्सा पूरा कर चुका है साथ ही, लेकिन स्थानीय लोग और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की देरी से यहां पर निर्माण कार्य फिलहाल अटका पड़ा है। इसे मरीजों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी कई ओवरब्रिज निर्माण शुरू कराने की यहां पर मांग की है, जबकि जाम लगने पर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और क्षेत्र में भी भारी आक्रोश है और वे बड़े आंदोलन की अब तैयारी करने में जुट चुके हैं। अजमेर के नसीराबाद में नांदला गांव के खेड़ा बालाजी के पास लंबे समय से चल रहे चारागाह अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पशुपालकों की शिकायतों के बाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और एसडीएम ने दूसरे चरण में चारागाह भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस दौरान जेसीबी से कांटेदार बाड़, पत्थरों की दीवारें, टीन शेड और अन्य
अवैध निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी चारागाह भूमि पर निजी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई में गिरदावर मोहम्मद सादिक पटवारी, सुमेर सिंह पटवारी, रामजीलाल, नसीराबाद पुलिस और नगरपालिका प्रशासन की मौजूदगी देखने को मिली। स्थानीय पशुपालकों और ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत भी किया और कहा कि इससे उन्हें अपने पशुधन के लिए सुरक्षित चराई क्षेत्र मिलेगा। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में कोई भी अवैध कब्जा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक से है, जहां कोचाला थाना क्षेत्र में अवैध बजरी रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बजरी परिवहन वाहनों को यहां पर जब्त किया है। बनास नदी क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिलने के बाद हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल सोनी ने संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत टीम ने यहां दबिश देकर वाहनों को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली बिना वैध अनुमति से यहां पर बजरी ले जा रहे थे। साथ ही जब्त वाहनों को खनिज विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए यहां पर सौंपा भी गया। साथ ही शर्मा ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर रोक पर ढिलाई नहीं बरतेगी और पुलिस ने यहां पर गश्त बढ़ा दी है और ये सीआई श्रद्धा पाचेरी के रिलीवर के तौर पर यहां पर हुई है, जहां बजरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इससे ये साफ संदेश गया है कि पुलिस की कड़ी निगरानी पर देखी जा रही है। अलवर से खबर है, जहां अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डीमार्ट स्टोर में चल रहे नकली बारकोड घोटाले का खुलासा करते हुए उपला सोनवा निवासी नरेंद्र को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंपनी के उत्पादों पर नकली बारकोड की जगह खुद का बनाया हुआ बारकोड और नकली बारकोड चिपकाकर यहां पर कीमतों में हेराफेरी करता था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। स्टॉक मिलान और बिलिंग के दौरान अनियमितताएं दिखने पर डीमार्ट प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई और जांच में सामने आया है कि आरोपी इसी तरीके से कम कीमत में सामान ले रहा था। साथ ही शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नरेंद्र को यहां पर धोखाधड़ी कर गिरफ्तार कर लिया है और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस अब यहां पताने में लग चुकी है कि आरोपी कब से और किन किन लोगों के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी कर रहा था। जहां अरावली विहार थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई में ऐसा मामले पर रोक लगाने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर के पावटा स्थित परमवीर सर्कल पर आज परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर गरिमामय राजकीय व सैन्य समारोह का आयोजित किया गया, जहां संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और शहीद के पुत्र नरपत सिंह भाटी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि यहां पर दी है। साथ ही समारोह में सशस्त्र सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डीएस खांगरोत ने भी यहां पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया है। 18 नवंबर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लड़ाई में मेजर शैतान सिंह ने यहां पर मात्र 114 भारतीय सैनिकों के साथ लगभग 1300 चीन सैनिकों का सामना कर अदम्य साहस का परिचय दिया था और इसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। डूंगरपुर से खबर है, जहां गिगलोकोट पंचायत समिति के वृंदावद दिवोड़ा और सोहली घाकड़ोद और दिवाड़ा छोटा में पिछले 6 महीनों से रात के अंधेरे में सफेद क्वार्ट्स पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और यहां हर रोज हजारों टन क्वार्ट्स पत्थर निकाल कर भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद इन पत्थरों को फ्रीज ट्रांसकेट के पास गुजरात भेज दिया जाता है। तो वहीं खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। पुलिस और खनन के साथ ही वन विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं सर। अभी क्वार्ट्ज का डिस्पैच काफ़ी कम हो गया है, डिमांड काफ़ी कम है मार्केट में और काफ़ी खानें बंद हो गई हैं। तो जांच कर रहे हैं, लगातार चेकिंग करते हैं क्षेत्र में।
टोंक से खबर है, जहां टोंक के उनियारा में डिकोलिया गांव में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही उनियारा थाना एएसआई रतनलाल मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने घायलों के इलाज और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित यहां पर की है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां नोहर में राजस्थान ग्राम विकास संघ उपशाखा ने पंचायत समिति द्वारा ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों से हटाकर समिति कार्यालय में लगाने के फैसला का यहां पर विरोध किया है। संघ का कहना है कि नोहर पंचायत समिति में 47 ग्राम पंचायतें हैं और 48 ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी होते हुए भी प्रशासन नियमों के विरुद्ध उन्हें प्रताड़ित कर सीमित स्तर पर यहां पर तैनात कर रहा है। इसके विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने यहां आंदोलन शुरू कर दिया है और दूसरे दिन भी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने राज्य शासन और आयुक्त के आदेशों की अवहेलना पर आपत्ति जताते हुए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है, जहां संघ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 29 जुलाई से स्थानांतरण आदेश लागू नहीं किए जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्य और गाँव के विकास कार्य को भी प्रभावित हो रहा है। और इधर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में आदेश वापस नहीं लिए गए तो यहां पर बाधित कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जाएगा, तो वहीं आंदोलन तेज भी किया जाएगा और समिति स्तर पर अधिकारियों की उपस्थिति बाधित रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की खुद होगी। धरने में तहसील अध्यक्ष विवेक कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। देखिए, पंचायत समिति प्रशासन है। पंचायत समिति प्रशासन में जो भी इससे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और जिसको फैसला लेना होता है ये मुख्यतः पंचायत समिति प्रशासन का ही कहेंगे। क्या सर इसमें रहेगा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है, लंबा आंदोलन चलता है, तो इसमें क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या होगी? आगे हम पहले यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, फिर हम इसको जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस बात को उठाएंगे और संबंधित अधिकारी विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। जो साथी पंचायत समिति में बिठाकर पंचायतें नहीं दी जा रही है, जिन साथियों को पंचायतों आवंटित की जाए, 47 पंचायत है, 48 ग्राम विकास अधिकारी है, तो एक ग्राम सेवक एक पंचायत का सरकार का भी सर्कुलर जारी किया हुआ है। विकास अधिकारी राजनीतिक न्याय की वजह से शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशों पूर्णतः पालना की जाए और जिन साथियों के पास ये की हमारी मांग थी उस टाइम की कि जो भी साथी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं कर सके हैं उनको पंचायत नहीं बदली जाए। खबर हनुमानगढ़ के सांगरिया से है, जहां थाना प्रभारी अमर सिंह की टीम ने वार्ड नंबर 6 के काकरवाली निवासी महेंद्र पाल उर्फ गोगिया को अपनी मां के हत्या के आरोप यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 14 नवंबर की रात शराब पीने से मना करने पर आरोपी बेटे ने 23 में आकर 70 वर्षीय मां द्रौपदी पर कुल्हाड़ी के फट्टे से यहां पर हमला कर दिया। पट्टी फटने से और पट्टी कराने के बहाने से MKM नहर में यहां धकेल दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अगले दिन शादुल शहर क्षेत्र में खराकाचा के पास द्रौपदी का यहां पर शव मिला। मृतका के भाई मदन लाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने यहां बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही DYSP रमेश मचारा के अनुसार पुलिस टीम की करवाली की यहां रोही से महेंद्र पाल को यहां पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा रहा है, जहां से उनकी न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज दिया गया है।